नमस्कार भाई सभी लोगों को। आज अपने इस लेक्चर में डिस्कशन करने चल रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ वाटर, पानी, जो कि दूसरा एबायोटिक फैक्टर है। अपने इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जो कि एक एबायोटिक फैक्टर है, इस पर डिस्कशन हम लोगों ने किया था। आज जो दूसरा एबायोटिक फैक्टर है वाटर, आइए और चर्चा इस पर करते हैं कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पानी से संबंध क्या होता है और किस प्रकार से वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को प्रभावित करता है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को प्रभावित करता है। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर्स में हम डिस्कशन पानी पर करने चल रहे हैं, वाटर। आपको मालूम है कि धरती पर पानी किस रूप में मौजूद है? बेसिकली इसके दो फार्म हैं, एक फ्रेश वाटर है और दूसरा कौन है? दैट इज़ मरीन वाटर। अगर हम बात करें पानी की बात करें अगर, तो बेसिकली इसमें इनलैंड वाटर है, सी वाटर, स्टराइन वाटर। इसमें से जो इनलैंड वाटर है ये फ्रेश वाटर है और ये जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं ये रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं और या फिर बर्फ़ के रूप में, आइस के रूप में जो जमा है वाटर डिपॉट, वो भी फ्रेश वाटर कंडीशन में माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये वाटर सोर्सेज, ये सब फ्रेश वाटर कंडीशन में हैं। और सी वाटर, एस्टराइन वाटर, ये सब कौन होते हैं? ये सभी, इनको हम नाम क्या देते हैं? ये मैरीन वाटर होते हैं, ये खारा पानी होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या नाम है, क्लासिफिकेशन है पानी का, ये इस आधार पर है कि इसमें साल्ट का परसेंटेज कितना है। इसके आधार पर अगर साल्ट का परसेंटेज 5% या उससे कम है पानी में, तो हम इसको फ्रेश वाटर मानते हैं। 5% से ऊपर अगर सैलिनिटी है तो हम इसको मैरीन वाटर मानेंगे। ठीक है, तो लेस देन 5% के आसपास का प्रपोर्शन यहाँ पर होता है। इसमें जो सॉल्ट होता है लेस देन 5% होता है। और अगर हम इनमें बात करें जो सी वाटर है, तो इसमें 35% तक होता है, सैलिनिटी होती है। मतलब पानी में नमक की जो मात्रा है, अगर हम समुद्र के पानी की बात करें तो ये लगभग सैलिनिटी इसकी 35% तक पहुंच जाती है, 5% से ज़्यादा। और मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच रही है? 35 तक। इन्हीं में से कुछ हाइपर सैलाइन लैगून होते हैं। हाइपर सैलाइन लैगून्स स्पेशल वाटर बॉडीज होती हैं, स्ट्रक्चर बनता है पानी में समुद्र के, जहाँ पर अगर आप देखें तो हाइपर सैलाइन इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पानी में साल्ट का परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो सैलिनिटी है may exceeds 100% in some hypersaline lagoons। ये कुछ हाइपर सैलाइन लैगून्स होते हैं जहाँ पर पानी में साल्ट का जो परसेंटेज है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर बॉडीज जो होती हैं इसको बेसिकली हम दो ग्रुप में डिवाइड करके यहाँ देख रहे हैं। एक हैं जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं और दूसरी हैं जो कि मैरीन बॉडीज़ हैं। तो जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं इनलैंड वाटर कह रहे हैं, और इसमें साल्ट का परसेंटेज 5% या उससे कम होगा। लेकिन अगर हम सी वाटर की बात करें तो इसमें जो परसेंटेज है ये मैक्सिमम लिमिट 35% तक पहुंच रही है, और कुछ खास करके हाइपर सैलाइन लैगून्स जो होते हैं
वहाँ पर साल्ट की जो ये परसेंटेज है ये 100 को रीच कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इन वाटर बॉडीज़ में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पानी का संबंध सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है अकॉर्डिंग टू हक्सले इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। पानी हमारे साइटोप्लाज्म का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा बनाता है। आपको पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। और मेटाबॉलिज्म होगा कहाँ पर? वो साइटोप्लाज्म में होगा, सेल साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सेल साइटोप्लाज्म में पानी जो है ये लगभग 90% से ज़्यादा मौजूद है। तो निश्चित रूप से अगर प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स 90% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, नो डाउट वाटर इज गोइंग टू प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन द लिविंगनेस, इन द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इस प्रकार से पानी जो है ये इसका संबंध लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है, ठीक है। आपको पता है कि मोर देन 90% of the protoplasm constituted by protoplasm is constituted by वाटर। इसलिए पानी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर पानी की एक निश्चित मात्रा आपके ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। पता है ना, आपका जो ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है ये कितना है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर एंड इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। इसलिए प्लाज्मा का कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर पानी की एक निश्चित मात्रा हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी से तमाम तरीक़ों से वाटर लॉस हो रहा है। वाटर लॉस कैसे हो रहा है? जैसे आप बोल रहे हैं, मुंह से आपके जो वेपर्स हैं ये अपने साथ कुछ वाटर कंटेंट लेके जा रहे हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां गर्मी बहुत पड़ रही है तो आपको पसीना होगा और पसीने से आपके शरीर से पानी का नुकसान होगा, स्वेटिंग जिसको हम कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप यूरिनेशन कर रहे हैं, पेशाब से पानी आपके शरीर से लॉस होता है, यानी कि बॉडी से पानी के लॉस होने का कई सिस्टम है बॉडी में। अब अगर आपकी बॉडी से पानी का लॉस हो रहा है तो फिर गेन भी होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी के अंदर वाटर बजट बना कर रखना है, ठीक है। आपको अपना वाटर बजट बना कर रखना है। इसलिए अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। ये पानी मिलता कहाँ से है? ये इनलैंड वाटर है, फ्रेश वाटर है जिसे हम पीते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, वो कौन सा पानी पीते हैं? उनके लिए फ्रेश वाटर तो उपलब्ध है नहीं, तब वो मरीन वाटर पीते हैं, ठीक है। और इस मरीन वाटर में साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इनका एडाप्टेशन किस प्रकार का होता है, यही सारी बात हम अपने इस हेडिंग में डिस्कस करने चल रहे हैं कि पानी का संबंध किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरीके का होता है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि आपकी बॉडी का इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है, एक आपकी सेल का इंटरनल एटमॉस्फेयर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, ICF होता है। इस सेल के बाहर जो भी लिक्विड मौजूद है आपके शरीर के अंदर, हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एवरी काइंड ऑफ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इन द बॉडी, इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। केवल हम साइटोप्लाज्म को अलग कर दें तो बाकी सारे प्रकार के जो लिक्विड्स आपकी बॉडी के अंदर हैं, ये सब के सब, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो, चाहे टीयर्स हो, चाहे स्वेट हो, एवरीथिंग, ये जितने भी प्रकार के लिक्विड्स आपकी बॉडी के अंदर हैं,
ऑलमोस्ट दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इनको माना जाता है। इस प्रकार से आपके शरीर के अंदर और अन्य लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की डेफिनेशन दी गई है, राइट। हमारी जो सेल है वो अपने अर्थात इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में तमाम प्रकार के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, इन सबकी एक निश्चित मात्रा बनाए रखती है। ज़रूरत पड़ने पर एक्सपोर्ट करती है, ज़रूरत पड़ने पर इंपोर्ट कर लेती है इन मिनरल्स को, साल्ट को और तमाम प्रकार के मेटाबोलाइट्स, बायोमॉलिक्यूल्स को, ठीक। तो इस प्रकार से बॉडी फ्लूइड के लेवल पर भी हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, ठीक। अब पानी का स्रोत क्या होता है हमारे लिए? तो पानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं गेट फ्रॉम देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट इन विच दीज आर लिविंग। यह बात और है कि अलग अलग प्रकार के एनिमल की लाइफ स्टाइल और उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी की डिज़ाइन होती है, ठीक है। तो दुनिया के जो सारे एनिमल्स होते हैं कहीं ना कहीं वो सीधा जा करके अपने बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से कंसर्न्ड होते हैं, अर्थात उनको मतलब होता है, किस चीज़ से मतलब होता है? बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन से मतलब होता है। इस बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर अपने शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पानी को अंदर लेते हैं टू मेंटेन द वाटर बजट इनसाइड द बॉडी। ये बात आप समझ गए होंगे। ये प्लांट्स के केस में भी होता है। पौधों में आपको मालूम है कि वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तो वाटर लॉस भी होता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू। पौधे अपनी जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोमेटा के माध्यम से और कुछ और एरियल सरफेस के थ्रू वो अपने शरीर से पानी का नुकसान भी करते हैं। इस प्रकार से वाटर का ये जो चक्रीकरण होता है, ये जो साइक्लाइजेशन होता है बिटवीन द एक्सटर्नल मीडियम एंड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही कंट्रोल्ड होता है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, जिससे कि बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन अकॉर्डिंगली सेट रहे। इस आधार पर, पानी के आधार पर, बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन के मेंटेनेंस के आधार पर इस दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आइए पहले उनके हैबिटेट्स को देख लें कि किस किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म कौन से हैबिटेट में रहते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो आपको मालूम है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी जड़ों से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन, और अपने एरियल पार्ट से वाटर लॉस करते हैं। और आपको मालूम है कि हम इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। किसी न किसी फॉर्म में ये जो पानी अभी एटमॉस्फेयर में गया है ये कंडेंस होकर वाटर बनकर फिर सॉयल में आकर मिलता है और यहाँ से फिर इस प्रकार से पानी का जो साइक्लाइजेशन है ये पौधे के रूट से होकर के उसके एरियल पार्ट से होकर हवा में जाता है, उसके बाद कंडेंस होकर बारिश का पानी बनकर ये ज़मीन में आता है, इसको पौधे फिर एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से पानी जो होता है इसका साइक्लाइजेशन प्लांट्स करते हैं एज पर नीड। किस काम के लिए पानी की ज़रूरत है यहाँ पर? तो पानी की ज़रूरत पौधों में ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी के लिए होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन पानी में सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। कोई भी पौधा मिट्टी से मिनरल आयन को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कैसे एब्जॉर्ब करता है? वो सॉयल सॉल्यूशन से इन मिनरल्स को लेता है और ये मिनरल्स पानी में घुली हुई अवस्था में पौधे के शरीर के अंदर पहुँचते हैं। उसके बाद ट्रांसपायरेशन होता है, ये पानी वापस हवा में चला जाता है और जो मिनरल्स होते हैं और जो एब्जॉर्ब किए गए मटेरियल होते हैं वो पौधों के शरीर में उनके काम आते हैं। अब अगर पता लगे कि पानी का एब्जॉर्प्शन ना हो तो तमाम प्रकार के जो इसेंशियल मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो पौधों को मिलेंगे ही नहीं, तो पौधे की लाइफ सर्वाइव नहीं करेगी। ठीक, केवल मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होता, पानी की ज़रूरत तो फोटोसिंथेसिस में भी होती है प्लांट्स में।
शुगर बिल्डअप करने के लिए। तो यहाँ पर भी ज़रूरत है पानी की। वाटर बजट गड़बड़ ना हो इस वास्ते ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन जो हो रहा है वो पौधों की बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करने के लिए होता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। आपको पता है कि पौधे जो होते हैं उनमें भी एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सब एंजाइम डिपेंडेंट होती हैं और एंजाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो पौधों के शरीर में जो टेम्परेचर के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वो पानी की होती है। तो इट इज़ द यूटिलिटी ऑफ वाटर इन केस ऑफ प्लांट्स। आपको पता है कि वाटर अवेलेबिलिटी के आधार पर जो प्लांट्स होते हैं, दीज हैव बीन कैटेगराइज्ड, प्लांट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स एंड मीसोफाइट्स। बेसिकली प्लांट्स की ये 3 कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स ऑन देम। दुनिया के सारे प्लांट्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी हाइड्रोफाइट्स होते हैं एंड दीज आर aquatic प्लांट्स। ये पानी में उगने वाले पौधे होते हैं, aquatic प्लांट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। इनमें एल्गी भी आते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं, है कि नहीं? इसमें टेरिडोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, तमाम प्रकार के ग्रीन प्लांट्स आते हैं, सब जो aquatic भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल। तो पौधे, पानी में पाए जाने वाले पौधे ये aquatic प्लांट्स होते हैं। इसमें कोई ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं कि इस क्लास का प्लांट केवल aquatic होगा। तो यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक। और अकॉर्डिंगली जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। अब इनमें भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर पूरी तरह डूबे होते हैं, तो उनमें स्टोमेटा ही नहीं पाए जाते। ये सब इकोलॉजिकल एनाटॉमी में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, कि जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं उनकी प्लांट बॉडी में क्या स्ट्रक्चर में चेंज आता है। फिर इसके बाद नंबर आता है जीरोफाइट्स का। यहाँ पर क्या होता है? ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, वाटर होता नहीं है। तो पानी अगर इनके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं, तो वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस। ये कुछ खास प्रकार के पौधे होते हैं जो कि इनके जीवन के लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, ऐसी जगह पर उगते हैं। और फिर इस जगह पर वो सरवाइव करने के लिए क्या होता है कि इनके शरीर में विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। विशेष प्रकार के मॉडिफिकेशंस ऐसे प्लांट्स के शरीर के अंदर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने नागफनी देखा है जीरोफाइट्स में, तो इनमें क्या होता है कि ये अपनी पत्तियां निडिल लाइक कर लेते हैं, बहुत पतली कांटे नुमा कर देते हैं उसको, सॉरी। तो इस प्रकार से इन पौधों में इनकी जो लीव्स होती हैं वो सब स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनका जो स्टेम होता है दैट गेट्स फ्लैटन जस्ट लाइक ए लीफ एंड एडाप्टेड टू स्टोर द वाटर। इस प्रकार से ये पौधे होते हैं जो कि ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। इनमें भी कई प्रकार के कैटेगराइजेशन होता है, सब इकोलॉजिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। इनके शरीर के अंदर किस प्रकार की बनावट होती है ये भी आप इकोलॉजिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। सिंपली स्पीकिंग आप समझ लीजिए कि ऐसे पौधों के शरीर के अंदर पानी के स्टोर करने के लिए खास प्रकार के मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है, स्टेम जो होता है वो पत्ती नुमा हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, एयर स्पेसेज उनमें होते हैं जस्ट टू होल्ड द वाटर इन एक्सेस, राइट। इसके अलावा क्या होता है कि जीरोफाइट प्लांट्स में इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो उनमें कम पाए जाते हैं। जो होते भी हैं वो डर्मिस में एम्बेडेड फॉर्म में गहराई में धंसे हुए होते हैं। ऐसे स्टोमेटा को हम संकेन स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पर कुछ खास प्रकार के एडाप्टेशंस पानी के संबंध में आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इन पर सुपरफिशियली इन पर सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें, इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स, अब इनमें हाइड्रोफाइट्स में फ्री फ्लोटिंग होते हैं,
इनमें रूटेड इमर्ज्ड होते हैं और सबमर्ज्ड होते हैं। ये 3 प्रकार के पौधे होते हैं। इनमें से एक ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है, जैसे जलकुंभी है, ठीक है, पता है ना जलकुंभी, पिस्टिया, पानी पर तैरते हुए ये पाए जाते हैं, ठीक। तो इनकी पत्तियों के लोअर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनकी पत्तियां, इनका जो पत्तियों का लोअर सरफेस होता है वो पानी के कांटेक्ट में होता है, तो लोअर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं होते। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में स्टोमेटा कहाँ होते हैं? स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ओनली, अपर सरफेस ओनली। स्टोमेटा यहाँ पर पत्तियों के ऊपरी सतह पर केवल पाए जाते हैं, ये लोअर सरफेस पर नहीं होते, ठीक। एब्सेंट ऑन लोअर सरफेस। दूसरे जो रूटेड इमर्ज्ड होते हैं, इनमें क्या होता है कि पानी की गहराई ज़्यादा होती नहीं है और इनकी जो जड़ें होती हैं वो कीचड़ में लगी होती हैं नीचे मिट्टी में, और इनकी जो पत्तियां और फ्लावरिंग कंडीशन जो होती है इनकी वो पानी के सरफेस के ऊपर होती है। तो जैसे बाकी प्लांट्स में होता है तो एज यूजुअल सामान्य तरीके से होता है इनमें। और यहाँ पर इनके जो स्टेम्स होते हैं परफोरेटेड होते हैं, पानी के सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। सबमर्ज्ड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, ये पानी में पूरी तरह डूबे होते हैं और इनमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते। इस प्रकार से ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं जिनका हमने आपको बताया कि ये हाइड्रोफाइट्स कहला रहे हैं और इनमें कुछ खास प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो रूटेड फ्लोटिंग होते हैं, ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, इनकी पत्तियों के लोअर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, अपर सरफेस पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। दूसरे जो होते हैं वो रूटेड फ्लोटिंग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कमल का डंठल देखा होगा तो उसमें सिलेंडर्स बने होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, तो जब आप कट करेंगे तो वो परफोरेटेड दिखेंगे, ठीक है, पानी के कंडक्शन के लिए होता है। और इनकी पत्तियां और ये सारी चीज़ें ऊपर होते हैं, पानी के सरफेस के ऊपर होते हैं। जैसे आप राइननकुलस की आप बात कर लीजिए तो राइननकुलस की जड़ मिट्टी में नीचे लगी होती है, पत्तियां ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये रूटेड प्लांट्स हो गए। और जो सबमर्ज्ड होते हैं इनकी पत्तियों का किसी भी सरफेस पर स्टोमेटा कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें जीरोफाइट्स की, ये जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं इनमें क्या कंडीशन होती है? जीरोफाइट्स में जो सवाल बार बार आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि पानी की इनके जीवन में कमी है, यहाँ पर जो लीव्स होती हैं, लीफ साइज रेड्यूस्ड लाइक स्पाइन, ये कांटेनुमा पत्तियां हो जाती हैं। इनका जो स्टेम होता है गेट्स फ्लैटन, गेट फ्लैट लाइक स्टेम, ये पौधों की तरह, ये लीव्स की तरह हो जाएगा। सरफेस वैक्स कोटेड हो जाएगा। स्टोमेटा जो होते हैं डीपली एम्बेडेड होते हैं इन डर्मिस। ऐसे स्टोमेटा को हम संकेन स्टोमेटा कहते हैं, संकेन स्टोमेटा कहा जाता है ऐसे स्टोमेटा को, ये संकेन स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड, अब स्टोमेटा किससे प्रोटेक्ट होते हैं? प्रोटेक्टेड विद स्पाइंस, प्रोटेक्टेड विद स्पाइंस। तो ये कहानी जो है ये आपको देखने को मिलेगी किसमें? इन केस ऑफ जीरोफाइट प्लांट्स। तो जीरोफाइट प्लांट्स में चूंकि इनके जीवन में पानी की कमी होती है तो पत्तियां छोटी हो जाती हैं, कांटेनुमा हो जाती हैं,
इनके जो स्टेम होते हैं वो फ्लैटन कर जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, जैसे कि पत्तियों की तरीके से, जैसे नागफनी में आपने देखा होगा, अपनसिया में। और क्या होता है, वाटर को स्टोर करने के लिए इनमें स्पेसेज बन जाते हैं, ठीक है। इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो सरफेस पर नहीं होते, दीज आर फाउंड डीपली एम्बेडेड इनटू द डर्मिस। ऐसे स्टोमेटा जो धंसे हुए स्टोमेटा होते हैं, हम इनको संकेन स्टोमेटा भी कहते हैं, और इनको चारों तरफ से इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाइंस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सारा जो खेल हो रहा है यहाँ पर, ये केवल इसलिए होता है कि हम वाटर लॉस को रोक सकें,